Assalamu alaikum. Yes, dear student. This is my first video lecture. Because you that you people have not given the lecture on chapter 13, which is related to the uh, computation of balance of payment, current account balance, and capital account balance. This is actually the chapter 13 of Market Google book as well. I have given you two books. One is a basic text material, which is Salvatore, and other is Market Google, which is a reference. तो माइकल गूगल बुक का रेफरेंस बुक बट इस वजह से मैंने इसको आज थोड़ा सा कंसिडर किया बिकॉज इट इज़ मोर इजियर टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर ओके अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ पहले मैं आपसे ये शेयर करता हूँ पहले ओके दिस इज चैप्टर 16 इन द माइकल गूगल बुक एंड पेमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ये uh, ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसकी एंट्री जो है की जा रही है तो लेट्स स्टार्ट दिस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्चुअली ये बेसिक जिसकी बेसिस के ऊपर जो है इसको किया जाता है कैलकुलेट अगर आप लोगों ने जो लोग भी अकाउंट्स वगैरह पढ़ चुके हैं तो उसमें जो बेसिक उसकी एंट्री होती है जो कि डेबिट क्रेडिट जो है वो कहला रही होती है तो इसी तरह से इसको भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू ही बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर किया जा रहा था इसमें आपको दो तरह के जो है अकाउंट होते हैं इसमें एक आपका करंट अकाउंट होगा और एक फाइनेंशियल अकाउंट होगा this is an item that would cost funds money into flow that will get credit और क्रेडिट क्या होगा कि जिस तरह से जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट्स मीन कि the price which is of course in monetary term will be paid by the foreigners so this is actually inflow in the country that's why it is credit and और जो import होता है import what you are doing with import you are paying from रेजिडेंट कंट्री यानी कि पाकिस्तान इज इम्पोर्टिंग समथिंग तो पाकिस्तानी जो यहाँ पर रेजिडेंट है या पाकिस्तानी जो कंज्यूमर है दे आर एक्चुअली गोइंग टू दी फॉरेन कंट्री तो यहाँ से आपका ये आउटफ्लो हो रहा है तो दैट आउटफ्लो एक्चुअली विल बी कंसिडर एज डेबिट तो quickly come to that point a country's balance of payment actually are four different heads current account financial account and net change in the official international reserves. And error and omission ये तो जाहिर है कि पार्ट होता है हमेशा इसका तो कुछ चीज़ें जो है एंट्री होने से रह जाती हैं और कुछ चीज़ें भी जो है ज़्यादा एंट्री कर ली जाती है तो वी विल स्टार्ट विद दी करंट अकाउंट के अंदर जो हेड आपके आ रहे हैं वो आप समझ लो कि देर आर 6 डिफरेंट हेड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जिसको कहा जाता है मर्चेंडाइज ट्रेड के अंदर इसमें डेबिट भी होगा इसमें क्रेडिट भी होगा देन services trade services export and imports of services and exports of services जाहिर है कि ये भी सारी चीज़ें क्या होंगी इसके अंदर डेबिट भी होती है क्रेडिट भी होती है तो बिल्कुल वह सिंपल है सर्विसेज वही चीज़ होती है जो कि हम वो टेंजिबल नहीं होती हम उसको ज़ाहिर है कि टच नहीं कर सकते या एक्चुअली सर्विसेज फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है इसके अंदर tourism है transportation है insurance education telecommunication and other professional services there are many those for example कि इसके अंदर IT सर्विसेज वगैरह भी ली जा सकती है जिसके अंदर हम IT की एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो दिस आर दी ट्रेडिंग सर्विसेज एंड इनकम फ्लोज जो है रिसीव्ड एंड पेमेंट्स होती हैं जो कि इंटरेस्ट डिविडेंड्स और दूसरे जो है आप मुख्तलिफ जो एसेट्स वगैरह लोगों के खरीद रहे होते हैं अगर वो इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो रहा है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज डेबिट सॉरी क्रेडिट और अगर आप यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा वो डेबिट कहलाना होगा देयर आर सम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स यूनिलैटरल ट्रांसफर्स मतलब ये है कि इसका ये सिर्फ एक तरफ से ही इनफ्लो उसका होता है इसका नेट जो है वो ऊपर नहीं होता है जैसे फॉर एग्जांपल रेमिटेंसेस जो माइग्रेंट्स हैं जो आपके पाकिस्तानी जो पैसे भेज रहे होते हैं तो ये चीज़ होती है और उसके अलावा फॉरेन जो आपको लोन वगैरह गवर्नमेंट को जो मिल रहे होते हैं दिस इज एक्चुअली कॉल्ड
यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ओके जी। करंट अकाउंट बैलेंस, जाहिर है कि ये जो भी आपको चार्ज बताया गया था, इसका जो नेट वैल्यू होगी वो आपका करंट अकाउंट बैलेंस होगा, यानी क्रेडिट और डेबिट का जो भी नेट होगा दैट इज कंसिडर्ड एज करंट अकाउंट बैलेंस। और गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंसेस, अच्छा जी, इसमें तो अगला जो पॉइंट है वो यही है कि गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस इज समवॉट narrower the number obtained by exports imports goods and services। ओके जी, ये एक्चुअली करंट अकाउंट जो बैलेंस होता है वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि इसका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो तो मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज ट्रेड होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हेड्स होते हैं जो कि किसी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका जो यूनिलैटरल ट्रांसफ़र है जिसके अंदर वर्कर्स रेमिटेंसेज हैं, जो कि हम सेकेंडरी इनकम उसको कह रहे होते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान या दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है, इसके अंदर इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह ये लोग भी शामिल हैं कि जिनके तकरीबन जो है रेमिटेंसेज एक्सपोर्ट्स के ही बराबर होती है। तो इस वजह से अगर उनका बहुत बड़ा कोई अगर एक्सपोर्ट का बिल हो तो भी जो है वो वहाँ से फाइनेंस हो रहा होता है। देन दिस इज देयर इज फाइनेंशियल अकाउंट, क्योंकि जो टोटल जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा ये इसका दूसरा कंपोनेंट होता है। समटाइम इट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस एज वेल, लेकिन ये है कि हम इसको यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंट भी कह रहे होते हैं। दिस इज एक्चुअली द नेट वैल्यू ऑफ फ्लोज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिमिलर क्लेम्स। इसमें क्या है कि अगर फंड्स इनफ्लो हो रहा है, जैसे बताया जा चुका है कि दिस इज कॉल्ड क्रेडिट्स, एंड इफ द फंड्स आर आउटफ्लो देन इट इज डेबिटेड। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान ये जो है पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट्स के अंदर आके अगर कोई बाहर के मुल्क वाले जो है वो आके इन्वेस्ट करते हैं, तो जाहिर बात है इट मीन्स के, या ये जो बाय सेलिंग बाय करते हैं यहाँ के जो स्टॉक्स वगैरह होते हैं या शेयर्स होते हैं, तो इट मीन्स के जनाब के इनफ्लो हो रहा है वो किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। तो पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर आके जो है वो अकाउंट्स खोलते हैं, या मुख्तलिफ और जो गवर्नमेंट की और चीज़ें होती हैं जो कि ट्रेजरी बिल्स वगैरह गवर्नमेंट फरोख्त कर रही होती है, इन सबको जो है वो अगर ख़रीद रहे होते हैं तो इट मीन्स के नेट सॉरी जो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका इनफ्लो हो रहा होता है। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा कि क्रेडिट के अंदर आएगा। फॉरेन रेजिडेंट इंक्रीजिंग हर होल्डिंग ऑफ यूएस फाइनेंशियल एसेट्स, तो आप यूएस को हटा दें यहाँ पर, अगर आप सिर्फ पाकिस्तान लिखेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। फॉरेन रेजिडेंट इंक्रीजिंग हर होल्डिंग्स ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल एसेट, स्टॉक के अंदर, बॉन्ड के अंदर, या आपका दूसरा जो है इंटरनेशनल IOU एक कहला रहा होता है फॉर्म्स। तो ये है, इसके ऊपर पाकिस्तान की तरफ से सुकूक बॉन्ड वगैरह जिस तरह के इशू किए जाते हैं, मुख्तलिफ ट्रेजरी बिल्स इशू किए जाते हैं जो कि वो ख़रीद रहे होते हैं, जो कि बाहर के होते हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, अगर वो बाहर के जो है फॉरेन एसेट्स उसको डिसइन्वेस्ट करता है, और वो जनाब अगर जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मैंने मेरे पास पहले से बहुत से स्टॉक्स वगैरह थे मैं खरीदे हुए थे, लेकिन अब जो है मैंने उसको सेल कर दिया उसको। जाहिर है कि स्टॉक मार्केट, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट मेरे पास पहले से कुछ मौजूद थे, लेकिन अब मैंने वो उसको बेच दिए हैं वहाँ पर। अब मैंने उसको नहीं रखा था, जब मैं बेच दूंगा तो जाहिर बात है वो क्या होगा, उसकी पेमेंट जो मेरे पास आएगी वो डॉलर में आएगी, और डॉलर जाहिर बात है मुल्क के अंदर आ रहा होगा। तो इस तरह से ये जो है अगर हमने कोई नेशनल जो है पाकिस्तानी अगर जो है कोई फॉरेन एसेट्स खरीद के अगर बेच देता है, और वो डॉलर्स जो है फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में ले आता है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड दिस इज आल्सो काइंड ऑफ क्रेडिट टू द फाइनेंशियल अकाउंट। डेबिट्स के अंदर बिल्कुल आप इसको जो है नोट कर दें इसके, कि जैसे सबसे पहला पॉइंट जो लिखा था, फॉरेन रेजिडेंट इंक्रीजिंग हर होल्डिंग ऑफ यूएस फाइनेंशियल, अगर हम फॉरेन रेजिडेंट डिक्रीजिंग देयर होल्डिंग्स ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल एसेट्स, तो जैसे जो पहले यहाँ पर गैर मुल्कियों ने अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर देते हैं, शेयर्स खरीदे हुए थे लेकिन अब वो शेयर्स बेच रहे थे, और शेयर जब बेचते हैं तो फिर वो स्टॉक यहाँ से जो है वो डॉलर लेके चले जाते हैं, तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि वो डेबिट में चला गया। इसी तरह से बाहर का जो पाकिस्तानी रेजिडेंट इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग्स ऑफ फॉरेन, के यहाँ से पाकिस्तानी जो है, मैं मिसाल को मैंने पहले से कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे जो पाकिस्तान के थे और अमेरिका में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन अगर मैं अपनी इन्वेस्ट बढ़ा देता हूँ तो इट मीन्स कि यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये डेबिट होगा, तो उसको हम जो है वहाँ पर उसको काउंट कर रहे हैं।
ओके देन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व्स आर मनी लाइक एसेट्स दैट आर लेड बाय हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज फुली एक्सेप्टेबल फॉर पेमेंट्स बिटवीन देम। तो ये देखा होगा आपने, एक ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व जो होते हैं वो क्या कहला, ये क्या चीज़ होती है? ये एक्चुअली जो आप अक्सर सुनते होंगे कि पाकिस्तान के पास इतने जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रह गए, सिर्फ इतने रह गए फॉरेन एक्सचेंज। तो जाहिर है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब तो यह है कि जनाब ये बैलेंस रहना चाहिए। तो वो जो हर जो डे टू डे बैलेंस होता है या जो मंथली बैलेंस होता है, वीकली या क्वार्टरली बैलेंस आता है, उसको मेंटेन रखने के लिए जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, एक्चुअली वो आप उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। तो ये ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व कहला रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात फिर ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज जो मैंने इससे पहले बताया था कि एरर और ओमिशन होते हैं, ये सारे जो है वो बहुत छोटी छोटी कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होती हैं कि जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है, तो इस वजह से हम उसको यही कह रहे थे। अब हम इसको टेबल में दिखाते हैं आपको। टेबल में अगर आप देखें इसको, तो ये मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं अगर आप कहें तो। ये है आपका, तो मैंने स्क्रीन इसकी बड़ी कर दी, तो आप देख लें करंट अकाउंट बैलेंस के अंदर क्या चीज़ आ गई। करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम रिसीव फ्रॉम फॉरनर्स, इनकम पेड टू द फॉरनर्स। ये जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि ये क्या चीज़ थी कि ये जो आप मुख्तलिफ बॉन्ड और सुकूक वगैरह के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। देन यूनिलैटरल ट्रांसफर्स है, यहाँ पर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के अंदर क्या चीज़ आ गई? नेट आपका रेमिटेंसेस आ गए। पाकिस्तान के केस के अंदर ये जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको जो एक है जो पाकिस्तान में जिस तरह से होती है वो भी एक पूरी आपको इस स्लाइड आपको शेयर करूंगा, तो फिर ताकि आपको समझ। फाइनेंशियल अकाउंट एक्सक्लूडिंग ऑफिशियल इंटरनेशनल रिजर्व, ये हम हटा देते हैं वहाँ पर जो हमने बताया था। इसके ऊपर चेंजेस इन द यूएस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, यानी कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब अगर जैसे हमारी एफडीआई होती है, अगर पाकिस्तान के लिहाज से देखेंगे तो क्या होगा कि पाकिस्तान की एफडीआई क्या होती है? किसी भी कंपनी में अगर आप शेयर्स खरीदते हैं, अगर आपने जो है टोटल शेयर उस कंपनी के 10% या इससे ज़्यादा खरीद लिया है, तो वो एफडीआई कहला रही होती है। और अगर उससे कम होती है तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहला रही होती है। ये एक पाकिस्तान का जो है एक कानून है, ज़्यादा दुनिया में कुछ इसी तरह के ही कवानीन। उसके अलावा जो है फिर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हैं जो कि उसमें भी ट्रेडिंग हो रही होती है आपकी। और ये ट्रेडिंग जो है जैसे पाकिस्तान सुकूक बॉन्ड बेचता है या और भी इसी तरह से बहुत सारे यूएस के जो ये इस तरह के जो बॉन्ड्स वगैरह है, सबसे ज़्यादा चाइना ने जैसे खरीदे हैं। तो उसमें से ये है कि अगर आउटफ्लो हो रहा है तो वो डेबिट में चला जाएगा, और अगर इनफ्लो हो रहा है तो वो क्रेडिट के अंदर आ जाएगा। ये आपका एक है इस तरह से। मैं थोड़ा सा और भी इसमें आपको बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें और भी। मैं आपको एक मिनट है, मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे। चलें बहरहाल अभी मैं इसको अभी बाद में शेयर कर दूँ, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं ये है क्या चीज़ है सारा का सारा। ओके, आफ्टर दिस ये है जनाब जो आपका सारा जो करंट अकाउंट बैलेंस जो है, ये मैंने आपको सारा जो एक्सप्लेन कर दिया था। और ये आगे जितनी भी ये स्लाइड्स हैं वो सारी इसी की है। कंट्रीज करंट अकाउंट बैलेंस मस्ट इक्वल नॉट फॉरेन इन्वेस्ट नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये एक पूरी डेरिवेशन है जो कि इस पे उन्होंने सही यहाँ पर ये इस तरह से की थी। कैपिटल ये जो है आपका करंट अकाउंट, सी ए इज एक्चुअली स्टैंड फॉर करंट अकाउंट विच इज मस्ट बी इक्वल टू द नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट माइनस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये जो है आपकी सारी होती है। तो अब ये के नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट माइनस नेट फॉरेन इनकम जो है वो इस तरह से आएगी कि आपका एस माइनस आई, सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट जो गैप होता है, ये सारा ये आपका नेट इन्वेस्टमेंट होता है। अगर सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है तो इसमें कि ये जो बैलेंस है वो सरप्लस होगा। और अगर ये जो कि किससे जाके बराबर होगा, ये बाकी जो भी फाइनेंस होगा जो कुछ होगा, ये आपके
इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट से होगा कि अगर आपकी सेविंग ज़्यादा है और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कम है, तो फिर ये जो बाकी सेविंग कहाँ जा रही है, तो जाहिर बात ये बाकी सेविंग जो है फिर वो इंटरनेशनली इन्वेस्ट हो रही होती है। इस तरह की ये डेरिवेशन है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसी वजह से मैंने इसको छोड़ दिया। तो मैं सिर्फ आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। ये यूएस का एक हिस्ट्री दी हुई है, इसको छोड़ दें, ये हमसे रिलेटेड जो है वो नहीं है। बाकी सिर्फ इसके अंदर यही है कि व्हाट इज द ओवरऑल बैलेंस विच इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट शुड इंडिकेट वेदर अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट हैज अचीव्ड एन ओवरऑल पैटर्न दैट इज सस्टेनेबल ओवर टाइम। कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो ना सरप्लस भी कोई ऐसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा सब सरप्लस होना, और ना ही इसका जो है बहुत ज़्यादा डेफिसिट होना भी ज़ाहिर है कि किसी तरह से भी सही नहीं हो सकता। इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, ज़ाहिर बात है इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से ये इनको छोड़ दें, एक मिनट ये मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। सॉरी। ओके, ये दिस इज व्हाट आई स्टॉपिंग हियर। ये इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे और भी शेयर जो है वो आपसे करनी है। एक मिनट ठहरिए, मैं लेक्चर स्लाइड और चैप्टर 30 चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे आपसे। ओके जी। ये जो अब जो चैप्टर 13 है आपका, ये मैं इसको ज़रा शेयर करना चाहूँगा। इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको यहाँ पर बताने वाली है। ओके। ये आप देख लें, ये भी तकरीबन उसी तरह की है जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर ये है कि पहले मैंने नेट का कहा था यहाँ पर, लेकिन ये देखिए उन्होंने क्रेडिट और डेबिट जो है वो सारा का सारा कहा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम, ये 2.8 ट्रिलियन डॉलर है फॉर एग्जांपल। और यहाँ पर जो इंपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज वो 3.81 है। तो ज़ाहिर है इसका जो नेट आएगा वो -1 ही आएगा। तो वो इस तरह से जो है वो आ रहा होता था। तो और इसी तरह से यही आप देख लीजिए कि यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हैं, तो उसके बाद कैपिटल अकाउंट के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट एक्चुअली कैपिटल अकाउंट का हुआ है। और यही हमारा जो है कैपिटल अकाउंट का, यह है मेन हेडिंग है, और उसके अंदर ये फाइनेंशियल अकाउंट जो है कहला रहा होता है। तो इसके अंदर भी इसको इसी तरह से ही एक्सप्लेन किया हुआ था। ओके जी। करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट इसको ये हमने कर दिया यहाँ पर। और अच्छा, जो आपको समझाने वाली जो बात है, तो इसके ऊपर मैं कहना चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा सरप्लस होना या बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना, ये दोनों चीज़ें जो है वो इतनी बेहतर नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल उनकी डेफिसिट इन दी एक्स-आंटे बैलेंस ऑफ पेमेंट को इस तरह से कहा हुआ है कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हेन एग्जामिनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। अच्छा जी, वो क्या है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आर क्लोजली इंटर रिलेटेड रादर देन इंडिपेंडेंट। ठीक है। ये कि किसी की एक्सपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो अगर हम अपनी इंपोर्ट रिड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट शायद बेहतर हो जाए, लेकिन उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट भी मुतासर होंगी, इसलिए कि अगर हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो हम जाहिर है कि एक्सपोर्टेबल मटेरियल भी नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे। जैसे इसके अंदर है फॉर एग्जांपल, ये मैं इसके ऊपर बाद में आऊँगा, पहले जो है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। फॉर एग्जांपल एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस द यूएस ट्रेड डेफिसिट विद रिस्पेक्ट टू अ नेशन such as Japan is likely to reduce the US surplus with respect to Brazilian
because Brazil pays for UX goods partly through natural resource export to Japan. जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे ये कुछ इस तरह की बात करूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट करता है यूरोप को कॉटन गारमेंट नहीं बल्कि फॉर एग्जांपल कहते हैं सिंथेटिक गारमेंट जो है सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ जो है वो उनको करता है, या चले प्लास्टिक मटेरियल तो हमारे यहाँ से बहुत सारी जा रहे होते हैं यहाँ से। तो प्लास्टिक की बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही होती है, तो हम प्लास्टिक एक्चुअली पेट्रोलियम का जो है ये बाय प्रोडक्ट है। तो अगर ये है कि अगर हम जो है पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट इंपोर्ट करना अगर बंद कर देंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जनाब पहले हम पेट्रोलियम का जो वो जो प्लास्टिक का दाना है वो हम इंपोर्ट करते थे कहाँ से, चाइना से। चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उसको जो है कन्वर्ट करते हैं प्लास्टिक के जो है क्या कहते हैं स्टफ्स के अंदर, बर्तन वगैरह हम बनाते हैं, फिर उसको जो है हम कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, यूरोप फॉर एग्जांपल। तो अब हमने कहा कि जनाब चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो अब क्या किया जाए इसके लिए, हम वहाँ से इंपोर्ट जो है कम कर देते हैं। तो इंपोर्ट में हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट यही थी, प्लास्टिक का रॉ मटेरियल जो हम वहाँ से इंपोर्ट करते थे वो अगर हमने कम कर दी, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो हम यूरोप को जो चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे थे जाहिर बात है कि वो चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल को उन्होंने यूएस और जापान के तौर पर कहा हुआ कि जनाब एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस यूएस ट्रेड डेफिसिट विद रिस्पेक्ट टू नेशन सच एज जापान। जापान और यूएसए के दरमियान ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि यूएस की एक्सपोर्ट जापान को कम है लेकिन जापान से इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। अच्छा, अब यह है कि वो as Japan is likely to reduce, such as Japan is likely to reduce the US surplus with respect to Brazilian because Brazil pays for the US goods partly through natural resources। कि जनाब अब वो ये कर रहा है कि अब उसको जो है आपको अपना ट्रेड डेफिसिट को सरप्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उससे कि इम्पोर्ट आप कम करेंगे लेकिन साथ साथ क्या होगा, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो है फिर वो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें क्या डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, ब्राज़ील के ऊपर कर रही है, इसलिए कि ब्राज़ील से जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो कि जाहिर है कि वहाँ से आपका जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा वहाँ इंपोर्ट हो रहा होता है, फिर जो है आप वो चीज़ जापान बना रहा होता है और उसको जो है यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये सारी की सारी जैसे मैंने पाकिस्तान के केस में बताया कि इसके ऊपर एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होती है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी इंटरडिपेंडेंट होती है। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आर क्लोजली इंटर जैसे है फॉर एग्जांपल। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल इन्होंने जो है कैपिटल अकाउंट का दिया फॉर एग्जांपल, cutting US foreign aid programs also reduce ability of recipients to import US goods, so improvement in the US balance of payment may be much less than reduction in aid। ये यूएस के लिहाज से देखा गया कि अगर यूएस जो है अपना एड प्रोग्राम बंद कर देता है, अगर वो एड बंद कर देगा तो फिर क्या होगा कि जाहिर बात है कि जो लोग यूएस से इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो इस मीन्स कि जनाब यूएस की से इंपोर्ट जो है वो बंद हो जाएगी। पाकिस्तान को अगर वो इमदाद बंद कर देगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट बंद कर देगा। जब पाकिस्तान यूएस से इंपोर्ट बंद कर देगा तो यूएस के साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो पाकिस्तान का ज़ाहिर है कि बेहतर होना शुरू हो जाएगा और यूएस के लिए ज़ाहिर बात है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो वो इस वजह से वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कभी आपका ख़राब हो। तो इस वजह से वो आपकी एड जो है वो बंद नहीं करेगा। तो यही है कि बहुत ज़्यादा सरप्लस होना और बहुत ज़्यादा जो है आपका नेगेटिव होना, ये दोनों जो है किसी सूरत हाल में जो है सही नहीं होते। बाकी इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता जा रहा था, आई थिंक इसकी जो है अ, तो बस इसमें से जो आपको देखना है वो यही है कि किस तरह से इनकी अकाउंटिंग होती है, और प्लस ये है कि ये किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है, किस तरह से नुकसान जो है जो मैंने बताया था वो हो सकता है। तो ये आपको जो है ये चैप्टर 13 में ये रिलेटेड जो चीज़ें हैं सिर्फ ये कर देता हूँ। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरा नंबर हर किसी के पास मौजूद है, यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।